हाँ जी, देखिए, कैस्केडिंग इफेक्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई चेन की बात करते हैं इस टाइम पे। इस सप्लाई चेन में हम सेल टैक्स वैट का कंसेप्ट देख रहे हैं। इसमें हम टेक्सटाइल वाला एस्पेक्ट देखें। यार्न के बाद नेक्स्ट स्टेप है टेक्सटाइल। जब टेक्सटाइल वाले पर्सन ने यार्न परचेज किया, तो यार्न सेलर ने एक इनवॉइस जनरेट किया, एक बिल जनरेट किया। उस बिल के ऊपर उसने दो अमाउंट लिखे। सपोज कीजिए ये बिल है इस तरह का। इस पे उसने प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस 10 रुपीज टैक्स लिखा। ये इनवॉइस उसने दे दिया टेक्सटाइल मिल वाले को। अब टेक्सटाइल मिल वाले के पास ये इनवॉइस है, यानी कि उसके पास इस बात का अब ये इनवॉइस ही एक रिकॉर्ड है कि उसने 10 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स दिए हुए हैं। तो ये 10 रुपीज उसके नाम पर सरकार के खाते में बोल रहे हैं। वो क्या है? ईसीएल, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बोल रहे हैं। ठीक है, तो सरकार के खाते में ये चल रहा है सिस्टम। अब कब तक प्रॉब्लम करते जाएंगे? आप लोगों को प्रॉब्लम तभी तक आएगी जब तक आप जब आप इसे कंज्यूमर अज्यूम करेंगे। ये कंज्यूमर नहीं है, ये सप्लाई चेन में एक पर्सन इन्वॉल्व है। मतलब इसको इमीडिएटली नहीं चाहिए अपना ये 10 रुपीज। हर 3 मंथ पे फाइल करनी होती थी रिटर्न। क्या लेने के लिए? टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। हर 3 मंथ्स पर टैक्स क्रेडिट लेने के लिए उस टाइम पर देखा जाता था कि दोनों इनवॉइस रखे जाते थे। वो इनवॉइस, जिस इनवॉइस के थ्रू अभी तक आपने सामान परचेज करा है, और वो इनवॉइस जिन इनवॉइस के थ्रू आपने सामान सेल किया है। ठीक है, तो 3 मंथ्स कंप्लीट हुए। सपोज कीजिए हम बात करते हैं जनवरी 1 को इसने पहली बार सामान लिया, तो अप्रैल 1, ये 3 महीने का गैप है ना? तो जनवरी 1 से अप्रैल 1, अब अप्रैल 1 में इसको दोबारा रिटर्न फाइल करनी ना। तो जनवरी 1 से अप्रैल 1 के बीच में देखेंगे ये सारे इनवॉइस रखेगा। वो इनवॉइस जो इसने सामान खरीदते समय अचीव किए, यानी कि पेमेंट करके इनवॉइस मिले इसने इसको, और वो इनवॉइस जो इसने जनरेट किए उन लोगों के लिए जिनको इसने सामान बेचा, दोनों इनवॉइस रख लेगा इक्वल इज इक्वल टू लगा के। अब उसमें देखेगा कि इसने टैक्स पे कितना करा टोटल जनवरी 1 से अप्रैल 1 तक, तो ईसीएल में कितना टैक्स पड़ा हुआ है, और देखेगा कि इसने टैक्स रिसीव कितना करा। तो टैक्स पे कितना करा, टैक्स रिसीव करा कितना करा, उसका जो गैप आएगा वही इसको अल्टीमेटली अप्रैल 1 को टैक्स फाइल करना है उतना। मतलब उतना ही टैक्स इसका सरकार की तरफ बनता है, बाकी का ये टैक्स क्रेडिट ले लेगा सरकार से। आई बात समझ में? तो इसको ये बात पता होती है, ये कंज्यूमर नहीं है, इसको ये चीज पता होती है। क्या करता है ये कि ये जितने भी पैसे पे करके सामान खरीदता है उतने इनवॉइस रखते जाता है, और अल्टीमेटली जितना सामान परचेज करा है उतने के प्रोडक्ट बना के सेल करेगा। तो देखता जाता है कि इतने यूनिट ऑफ गुड्स मैंने परचेज किए, अब इसके ऊपर वैल्यू एड करके इतने यूनिट्स ऑफ गुड मैं परचेज सेल कर दूंगा। तो परचेज एंड सेल के बीच में इसको पता होता है कि मैंने कितना टैक्स दिया और कितना मेरे को क्रेडिट हो जाना है। उसका गैप निकाल के ही वो जो टैक्स बचता है ये उसको कॉस्ट में डालता है और अगले वाले के लिए बेचता है। आई बात समझ में? समझ आई? अल्टीमेटली कंज्यूमर को वो चीज मिलती है जिसपे टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट से नहीं लगा होता। क्लियर हुई आप सबको बात? तो इसी तरह से हर पर्सन दूसरे पर्सन को इनवॉइस जनरेट करके देते चला जाता है, और सबको अपना अपना टैक्स क्रेडिट मिलता चला जाता है, और अल्टीमेटली कंज्यूमर को वही टैक्स पे करना पड़ता है जो वैल्यू एडेड अमाउंट के ऊपर पे किया जाता है। एक ही बारी टैक्स लग रहा है, देखो एक ही बारी सेल टैक्स लग रहा है, बाकी सारा का सारा टैक्स वैल्यू एडेड पे लग रहा है। वैल्यू एडेड पे लग रहा है, तो सारा का सारा टोटल वैल्यू एडेड का टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा ना भाई, क्योंकि इसने वैल्यू एड करी थी। तो एक ही बारी टैक्स लगेगा, बाकी सारा वैल्यू एडेड हो जाएगा, क्योंकि ये 10 रुपीज बार बार क्रेडिट होते जाएंगे। लेकिन कंज्यूमर तक आते आते ये कंज्यूमर इसका क्लेम नहीं कर सकता किसी को। क्यों? कंज्यूमर के पास वो वाला इनवॉइस तो है जो इसने पेमेंट करके हासिल किया, लेकिन कंज्यूमर के पास वो वाला इनवॉइस थोड़ा ना है जो उसने सामान किसी को सेल करके हासिल किया। उसने तो वो सामान कंज्यूम कर लिया, तब उसको टैक्स क्रेडिट किधर से आएगा? उसको टैक्स क्रेडिट आना नहीं बनता। कि सरकार एक कस्टडियन की तरह खड़ी है वहां पे चुपचाप, वो इनको कह रही है कि एक बारी तो आपको टैक्स पे करना ही है, अल्टीमेटली फिर हम आपको वो टैक्स रिडीम कर देंगे। लेकिन आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट इसी तरह से प्रिपेयर करो कि आपको पता ही है आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाना है, तो वो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट सस्ता और जनता को सस्ता बिके, तभी आपका फिर वॉल्यूम बिकेगा, तभी आपका सामान बिकेगा।
बस इतना हो रहा है। माने सरकार ने इसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं छोड़ रखी कि तू खुद ही सारा कुछ कर ले। सरकार आपकी प्रोटेक्टर के तौर पे बीच में खड़ी है। पहले एक बार ही पैसा सरकार के पास जाना बनता है, बाद में सरकार रिडीम कर देती है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन तो नेसेसरी है ना। मान लीजिए कि ये सारी चीजें हो जाती हैं, है ना, हम सरकार क्या कहती है, चल कोई बात नहीं, तू ऐसा कर कि ये टेक्सटाइल वाला है, और सरकार इसको बोलती है कि तू तो टेक्सटाइल वाला है ना, तू बड़ा अच्छा बंदा है, चल तो ऐसा कर जनवरी 1 से अप्रैल 1 तक ना तू सब सारे इनवॉइस रखता जा, और पता ही है कि अप्रैल 1 में फिर तुझे जितने इनवॉइस आए होंगे उसमें से माइनस करके तू बाकी सारा हमें जमा करा देगा। क्या हो कि जनवरी 1 के बाद अप्रैल 1 में ये खत्म ही हो जाए, ऐसा कोई अर्थक्वेक आ जाए, पृथ्वी के अंदर समा जाए, तो सरकार का क्या होगा? सरकार का तो 3 महीने का टैक्स मर गया ना, सरकार को तो कुछ नहीं मिला। या क्या हो, अप्रैल 1 में गया, मैं साधु हो गया, मेरा दिल ही नहीं करता कुछ करने का। सरकार तो इस भरोसे वैसी थी कि ये टेक्सटाइल वाला है, ये कंज्यूमर नहीं है, ये हमें दे देगा, अप्रैल 1 को टैक्स फाइल करेगा, जितना टैक्स रिसीव किया और जितना टैक्स इसने पे किया, फर्दर जितना टैक्स रिसीव किया उसमें से माइनस करके हमें पे कर देगा। इस लेके सरकार उससे कोई टैक्स अभी ले ही नहीं रही थी कि तू चुपचाप अपने पास इनवॉइस ही रखते जा, एक सारा पैसा तूने जो पे करा है वेरी गुड, तू ऐसा कर, पे मत कर, अपने पास रखता जा, और फिर जितना तेरे को आएगा उसमें से माइनस करके तू हमको पे कर देना। बट 3 महीने बाद अगर उसका मिजाज ही बदल जाए बंदे का, तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि गवर्नमेंट ऑन द स्पॉट उसी टाइम सेल पे पैसा लेगी। ये टैक्स क्या है आप समझ नहीं रहे, ये सेल टैक्स है, ये वैट है, ये उसी समय लग जाएगा जब कोई चीज बिकी और सरकार ले लेगी। रिडीम करने की बात बाद में आती है, जब आप कोई सामान बेच देंगे, बेचने के बाद आपका इनवॉइस आ जाएगा तो 3 महीने पे सेटलमेंट हो जाएगी, वो फिर हम आपको रिडीम कर, उसका टैक्स क्रेडिट है उसके नाम पे बोलता ही रहेगा। इसका टाइम पीरियड होता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का टैक्स क्रेडिट आपको इस फाइनेंशियल ईयर तक इतने % तक की चीज तक मिल जाएगा, उसके बाद अगर नहीं तो फिर वो लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन आपका एक जो क्रेडिट बोल रहा है टैक्स क्रेडिट, वो आपको मिल जाता होता है। ठीक है, नहीं इंटरेस्ट रेट वगैरह भी इसके ऊपर मिलता है। अगर एक टाइम से ज्यादा समय तक के लिए अगर टैक्स क्रेडिट आपका एकुमुलेट हो रहा है और एक अमाउंट से ज्यादा अमाउंट तक टैक्स क्रेडिट आपका एकुमुलेट हो रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको 3 महीने के लिए यूटिलाइज कर रही है। ठीक है, वो सारी बारीकियां मैंने इसलिए नहीं बताई, वो अपना पर्पज ही नहीं था ना। हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, कैस्केडिंग इफेक्ट, बस कंज्यूमर से बोझ उठाओ बस। मोबाइल 10,000 का सेल टैक्स कितना लगा, 10%, कितना हो गया 1,000, 10,000 प्लस 1,000, रिटेलर को कितने का मिला, रिटेलर को 11,000, रिटेलर ने वैल्यू एडिशन कितना किया 500, ये कंज्यूमर 10,000 का टैक्स कितना बनता है 1,000, 500 का टैक्स कितना बनता है 50, तो 1050 इक्वल टू 1050 हो गया, तो 1050 प्लस 10,500, तो 10,500 प्लस 1050 कितना हो गया, ये 11,550। खत्म कहानी, इनने में उड़ा देना था मैंने, आपके लिए इतनी नौटंकी रची कल, मैं समझ आ गई कहानी, बस इतना ही है बस। 10,000 का ये था, 500 वैल्यू एडिशन 10,500, 10,500 पे टैक्स लगा दिया 1,050, 10,000 का था, टैक्स कितना पड़ा 10%। तो इस मोबाइल वाले ने क्या जनरेट किया, एक बिल देखो इसका कितना हाई लेवल का है, 10,000 प्लस 1,000 रुपए का, ये बिल इसने किसको दे दिया, रिटेलर। बिल रिटेलर के स्टॉक में पड़ा है, बिल ये रखेगा, ये 1,000 रुपया किधर गया, सरकार के खाते में, ₹1,000, लेकिन ये किसके नाम पे बोल रहा है, रिटेलर। माने ये रिटेलर का कर्जा है सरकार के सर पे एक तरह का, जब अनलेस अनटिल की रिटेलर इसे कंज्यूम ना कर जाए। अगर रिटेलर कंज्यूम कर गया तो इसको मिटा देना, फिर इसका कोई राइट नहीं है, लेकिन अभी रिटेलर है वो, डन। अभी रिटेलर ने मोबाइल, रिटेलर को कितने का पड़ गया 11,000 का, उसने कितनी वैल्यू एडिशन कर दी 500 रुपए की, डन। अभी 500 रुपए की वैल्यू एडिशन करी है। अब होगा क्या अगर हम एक गलती कर दें अभी कि ये जो 11,500 रुपया है, डन, हम 11,500 रुपए का 11,500 पे 10% टैक्स लगाए तो कितना बनता है, इंटू 10% 1150। ठीक है, तो ये 1150 को अगर हम बाइफरकेट करें तो बनता है 1,000 प्लस
100 प्लस 50, तो मैंने ये 1000 गया यहाँ पे, एक ही चीज पे 2 बार टैक्स मिलेगा सरकार को 1000 का, है ना। और ये 11,000 और 500 पर 10% काउंट किया मैंने। इस 11,500 में वो पिछला 10,000 प्लस 1,000 वाला 1,000 भी था, मैंने उसका 100 रुपया भी बोल रहा है, मतलब वो भी एक्स्ट्रा जा रहा है ना। ये जेन्युइन है, ये भी पुराना है, ये भी पुराना ही है, तो ये मैंने माइनस इधर से उड़ा दिया, ये भी मैंने इधर से डिलीट कर दिया। तो मैंने क्या डिलीट किया, मैंने ये वाला रख लिया, मैंने ये पिछला डिलीट कर दिया, इसको मैंने बोला ये ले जा अपना क्रेडिट। तो ये एरो अब यहां से यहां की तरफ बना दिया, ये अपना 1000 ले गया उड़ा के, इसको मिल गया, अल्टीमेटली 1000 ही रहा तिजोरी में, तिजोरी में तो 1000 ही है ना। और तिजोरी में एक नया 50 जुड़ेगा आके, 1050 टैक्स है, जो किसको पे करना पड़ा अल्टीमेटली, कंज्यूमर को, क्योंकि ये 1050 भी किस पे लिखा है, एक इनवॉइस पे, और वो इनवॉइस अब किसके पास है, कंज्यूमर के पास। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ा था, एक्साइज, मॉड वैट, सेनवैट, वैट, डन। हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या पढ़ा था, जीएसटी। जीएसटी में हमने क्या पढ़ा था, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी, है ना। और हमने जब ये वैट पढ़ा तो हमने आईटीसी भी पढ़ा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसमें से हमने पढ़ा यूटीजीएसटी, ये सारा पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल पढ़ी, जीएसटी काउंसिल के सारे काम और कर हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स पढ़े ना, जीएसटी काउंसिल वर्क, ये कैसे काम करती है ना। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर सारा पढ़ा दिया था ना इसका, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हमने स्ट्रक्चर कर लिया था ऑलमोस्ट जीएसटी का। अभी फंक्शन में लिखिए, जीएसटी, 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 GST Council has to decide, GST Council has to decide which union and state taxes, GST Council has to decide which union and state taxes, which union and state taxes, comma cess, comma surcharge to subsume, ये जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगी कि कौन से यूनियन और कौन से स्टेट टैक्सेस, सेस और सरचार्ज खत्म करने हैं, सबस्यूम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और आईएएस लेवल की बात, जीएसटी एक्ट आने के बाद, जीएसटी काउंसिल बनने के बाद पार्लियामेंट से उसका एक अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार छीन लिया गया। वो क्या, टैक्स लगाने और टैक्स खत्म करने का अधिकार। यह अधिकार केवल पार्लियामेंट को हुआ करता था, लेकिन अब मैक्सिमम 20% की सीलिंग की लिमिट के अंदर अंदर जितना मर्जी और जितनी जैसा मर्जी टैक्स बढ़ा घटा सकती है केंद्र और राज्य सरकारें, माने जीएसटी काउंसिल। ठीक है, तो ये पावर अब किसके पास आ गई है, जीएसटी काउंसिल के पास। माने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस जीएसटी कानून के तहत पार्लियामेंट से अधिकार छीन लिया उसका टैक्स बढ़ाने घटाने का। अदरवाइज हर चीज के लिए पार्लियामेंट बिल ला करके अप्रूवल लेना पड़ता था। नेक्स्ट, GST Council has to decide about the exempted goods and services. GST Council has to decide about the exempted goods and services. हमने उस दिन 4 टैक्स स्लैब्स की, लेकिन उसमें एक टैक्स स्लैब नहीं करी, वेरी फर्स्ट, दैट इज जीरो टैक्स स्लैब्स, जिसमें सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं, जिसमें कर्ड, मिल्क, ये सारी चीजें आ जाती, सारी अनप्रोसेस्ड आइटम, सारी फ्रेश आइटम, सारी हाईली असेंशियल आइटम्स, उनके ऊपर जीएसटी 0 है। ठीक है, कोई जीएसटी नहीं है। तो कौन सी चीजों को जीएसटी से एग्जम्प्ट करना है ये देखना भी इसी जीएसटी काउंसिल का ही काम है। यार यहाँ पर ये दिस इज देयर इज जीएसटी,
देयर इज जीएसटी बट द जीएसटी इज जीरो, द एग्जैक्ट कंसेप्ट अबाउट एग्जम्पशन इज दैट अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी सरचार्ज, टोबैको, कस्टम ड्यूटी, दोज थिंग्स आर एग्जम्प्टेड. ठीक है. जीएसटी जीरो स्लैब इज अ काइंड ऑफ जीएसटी. GST zero slab is a kind of GST. So GST is there, but the exempted items are alcohol, tobacco, custom duty, and that electric surcharge. Okay? Exempted item ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਜ਼ੀਰੋ ਸਲੈਬ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ GST 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਸਲੈਬ ਤੇ ਨੇ. ਕੀ ਮਤਲਬ GST 2% 3% ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਤੇ GST 2% 3% 4% ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਹੀ GST ਕਾਉਂਸਿਲ ਚਾਵੇ, लेकिन वो तो आइटम ही GST से एग्जम्प्टेड है ना. ये चीज कंफ्यूज करते हैं कि GST जीरो क्या, तो फिर जीरो तो मैंने वाई GST, व्हेन देयर इज GST सो देयर इज नो रूम फॉर द अनदर टैक्स. तो कोई टैक्स भी नहीं लग रहा. मैंने वीट ग्रेन्स, वीट फ्लोर ले लो, आटा, नो टैक्स, GST जीरो, GST जीरो. मैं किसकी बात कर रहा हूं? अनप्रोसेस्ड. अनप्रोसेस्ड प्रोसेस्ड के ऊपर है. ठीक है. अनप्रोसेस्ड की बात कर रहे हैं तो GST जीरो. तो अब आके कोई ये नहीं कहेगा एक्साइज दो, वैट दो, ये दो, वो दो, ऑक्ट्रॉय दो, जीरो. लेकिन GST नहीं होता तो एग्जम्प्टेड, वीट फ्लोर इज एग्जम्प्टेड, तो फिर क्या लगना है? एक्साइज, वैट, ऑक्ट्रॉय, सब कुछ. हाँ वो तो हमने दस देना महंगे क्यों होंगे, बहुत कुछ दसूंगा होने बारे. हले खाली आ लिखो. ठीक है. प्लीज उसको करेक्ट कीजिए कि एग्जम्प्टेड आइटम्स, GST जीरो इज अनदर थिंग. ओके. अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए. मैंने लिखा है असेसी. ठीक है. जब भी हमें इनकम टैक्स और बाकी इस तरह के टैक्स हमें काउंट करने होते थे, कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम असेस करते थे. असेसमेंट का प्रोसेस करते थे ना, उस बंदे को असेस करना, किसी को भी कि इससे कितना टैक्स लेना कितना नहीं लेना, तो वो पर्सन कहलाते थे असेसी. लेकिन अभी हमने क्या किया, पहले एक पर्सन एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड अपनी, एक जो एक्साइज ड्यूटी पे करता है वो एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड अकाउंट मेंटेन करता था. दूसरा पर्सन सर्विस टैक्स से रिलेटेड अपना अकाउंट मेंटेन करता था. तीसरा पर्सन वैट से रिलेटेड अपना अकाउंट मेंटेन करता था. तीन, ये जो वैट वाला है इसको बस पिन नंबर होना जरूरी है. इस तरह से सबके पास अपने अपने नंबर रहते थे. अभी सबके पास एक अकाउंट है, GSTIN. GSTIN, तो GSTIN, ये सारे खत्म, वैट, सर्विस, एक्साइज सब खत्म, एक ही कॉमन नंबर आ गया. तो अब सब कुछ किस पे हो गया? सारी बात किस पे आ गई? सप्लाई. कि एक पर्सन एक साल के अंदर यदि 20 लाख रुपए से ज्यादा सर्विस या गुड्स सप्लाई कर रहा है तो वो इसके अंदर काउंट होगा. तो हम असेसी वर्ड की जगह वर्ड क्या यूज करते हैं? सप्लायर. यहां पे टैक्स काउंट करने के लिए हेड का नेम क्या है? असेसी नहीं है, सप्लायर है. ठीक है. सारी बात ही खत्म कर दी हमने, सप्लाई पे कर दिया सारा काम. आई बात समझ में? एक पर्सन एक साल में 20 लाख से ऊपर, 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर रखता है यदि कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करके, तो वो सप्लायर है और उसके ऊपर GST लगेगा. 20 लाख से नीचे वालों पे GST नहीं लगेगा. आई बात समझ में? 20 लाख से नीचे वालों को GST से छूट है. चलिए आगे देखिए. तो इस लाइन को लिखिए, रजिस्ट्रेशन थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर सप्लायर्स registration threshold limit for supplier is the function of GST council. ये भी GST council डिसाइड करेगा. आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा MCQ GST council के फंक्शन, उसमें आ जाएगा कि ये कौन से टैक्स सब्स्यूम करने, ये डिसाइड करेगा. क्वेश्चन ऑप्शन में आपको गड़बड़ाने के लिए ये भी कह देंगे कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, नहीं, ये उसमें आ जाएगा कि किसी भी तरह से गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जाम्प्ट करने की पावर इसकी है. आगे GST is responsible for the
GST is responsible for the interstate commerce. GST is responsible for the interstate commerce, that is principles on sharing taxes with states, principle on sharing taxes with states in case of IGST system. वहां पे भी मैंने कल बताया था ना, इन केस ऑफ IGST सिस्टम. GST यार हर बार GST के साथ काउंसिल लिख देना, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, हर किसी के साथ GST काउंसिल लिखेगा. GST काउंसिल हैज द पावर टू लिवाई स्पेशल रेट्स ड्यूरिंग कैलेमिटी. कैलेमिटी के समय में ये स्पेशल रेट्स भी डिसाइड कर सकता है. GST हैज द पावर टू लिवाई स्पेशल रेट्स ड्यूरिंग कैलेमिटी. अगला, GST has the power to decide स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और 3 नॉर्थ वेस्ट के पहाड़ी स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इनको स्पेशल स्टेट कैटेगरी में डाला गया, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. इसका पर्पस भी समझा दूंगा. मैंने बोला था ना कि नॉर्मल स्टेट्स में जो थ्रेश होल्ड लिमिट रहेगी 20 लाख, लेकिन इन स्टेट्स में तो कारोबार ही कम होता है, तो 20 लाख की लिमिट लेके आएंगे तो कोई GST के अंदर कभी आएगा ही नहीं. तो स्पेशल स्टेट्स के लिए लिमिट क्या है? 10 लाख, 10 लाख. तो GST काउंसिल हैज द पावर टू डिसाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेट, that is 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस 3 नॉर्थ वेस्टर्न हिल स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड. हमने वो ब्लॉक पूरा कर लिया, हमने सेकंड ब्लॉक पूरा कर लिया, हमने पॉलिटिकल ब्लॉक भी पूरा कर लिया, सारे आर्टिकल. ठीक है, मुझे आर्टिकल रिकॉल कराइए. आर्टिकल 246A क्या? आर्टिकल 246A कहता है, जो अभी तक नहीं था स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अब SGST लगाएगी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर और स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी. To levy and collect the SGST on goods and services is the power of the state government, जो पहले अलाउड नहीं था. आर्टिकल 246A ये कहता है. आर्टिकल 269A क्या कहता है? IGST के रिलेटेड बात कौन करता है? आर्टिकल 269A. आर्टिकल 270 क्या कहता है? CGST का जितना भी शेयर बनेगा वो कैसे शेयर करना है स्टेट्स के साथ, ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड. आर्टिकल 279A क्या कहता है? प्रेसिडेंट GST काउंसिल बनाएगा. आर्टिकल 269 ये कहता है, 269A ये कहता है कि SGST तो स्टेट्स का ही है, IGST कलेक्ट सेंटर करेगा, लेकिन उसमें जो सेंटर का CGST शेयर निकलता होगा और फिर जो जिस भी कंज्यूमिंग स्टेट का जो SGST निकलता होगा वो दे देगा. तीसरा आ जाता है CGST, जो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है. तो CGST में भी स्टेट्स का योगदान रहना है, स्टेट्स का शेयर होना है. तो CGST में से स्टेट्स को कितना देना है ये डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन. ये आर्टिकल 270 है. IGST है वो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अधीन आ रहा है. ठीक है, तो अगर IGST में कल को किसी भी तरह के कानूनी फेरबदल करने होंगे तो पार्लियामेंट के थ्रू होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर्स की नीड नहीं है. ठीक है. और कुछ भाई चले फिर हो ना. 28% ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ 4 ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ 4 ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸਮਝੋ. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਲੈਬ 5 ਦੀ ਇੱਕ ਸਲੈਬ 12 ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ 8 9 10 11 ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 12. ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 20 ਤੋਂ ਥੱਲੇ 18 ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਨਾ. ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ 20% ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25% ਤੇ ਤਾਂ ਕੈਪ ਲਾਉਣ ਦਿਓ. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ 20% ਤੇ ਕੈਪ ਲੱਗੂਗੀ.
तो अल्टीमेटली आ ਜਿਹੜਾ 20% मैक्सिमम ब्रैकेट है CGST या SGST ਦੇ ਤਹਿਤ 19 ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 18 ਨੂੰ 19 ਕਰ ਲੈਣਗੇ 20 ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈਟਮ ਆ ਉਹ 28% ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਤੇ ਉਹ ਡੀਮੈਰਿਟ ਗੁੱਡਸ ਨੇ माने कि किसी इन्ना कैटेगरी दी गुड्स ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ अगर 20 ਤੋਂ ਅਬਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੱਕ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 28% ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੋਬੈਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਟੋਬੈਕੋ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲੀ ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਮੈਰਿਟ ਗੁੱਡਸ ਆ ਜਿਵੇਂ ਏਰੇਟਡ ਡਰਿੰਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੰਡਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਜਨ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ इदां दी आइटम्स ठीक है किया है तो यार किसी एक पर्पज के लिए किया होगा बेनिफिट बिना बेनिफिट तो सरकार इतने सालों से लगी नहीं होगी वीपी सिंह की सरकार 1989-90 के समय से पता नहीं क्या क्या चालू हो रखा सिस्टम और तभी से ये सब चल रहा है और एक खूबसूरती की बात सुनिए एक आपके लिए वैसे रोचक फैक्ट बता रहा हूं 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने बीपी मंडल कमीशन का गठन किया और 1989 में जनता पार्टी की सरकार के वीपी सिंह ने उसे लागू किया ठीक 10 साल के बाद ठीक है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग में मेंडलाइजेशन बीपी मंडल की सिफारिशों के लागू करने वाले प्रोसेस को मेंडलाइजेशन प्रोसेस ठीक है तो जनता पार्टी ने ही बनाया कमीशन और जनता पार्टी ने ही लागू किया चलिए आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो आप स्वयं दे सकते हैं कि कितना बेनिफिट होगा है ना वन बाय वन हम सभी बेनिफिट्स की बात करते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन को पता होंगे फिर हम उन कोर बेनिफिट्स की बात करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक एस्पिरेंट को ज्यादा अच्छे से पता होंगे नॉर्मल बेनिफिट्स की अगर हम बात करें सबसे पहले एस्पेक्ट में आप ये देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट को इससे किस किस वे में बेनिफिट होगा ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जाएगा बहुत बड़े पैमाने पर इनवॉइस बहुत ही जरूरी हो जाएंगे और सभी को इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक खासियत है बहुत ही नायाब आपको तब तक जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप खुद को रजिस्टर नहीं करा देते जीएसटी में आपको जीएसटी इन लेना ही पड़ेगा और इसमें और खूबसूरती की बात यदि आप किसी भी ऐसी संस्था से सामान ले रहे हैं या उसको दे रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आपको जीएसटी इनवॉइस का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा यानी कि आपको ही मजबूर किया जा रहा है कि आप उसको मजबूर कीजिए कि तू भी रजिस्टर्ड हो जा ये कितना कितना मस्त क्लॉज था एक तो क्या होता था कि एक फर्म खुद रजिस्टर्ड है जो पहले होता रहता था वैट में बाकी सारी अनरजिस्टर्ड के साथ वो काम कर रहा है क्योंकि उनसे सस्ता ले लेता था फिर अपना प्रॉफिट कमाता था वो कहता था जितना ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है उतना ही ज्यादा सस्ता माल ले लेता हूं ये अनरजिस्टर्ड लोगों से लेकिन अब वो खत्म उसको बोला गया है कि बेटा तुझे जीएसटी का टैक्स बेनिफिट तभी मिलेगा जब तू अल्टीमेटली रजिस्टर्ड लोगों से ही डील करेगा तो इसकी वजह से टैक्स इवेजन क्या हो जाएगा कम तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा रेवेन्यू बढ़ेगा नेचुरल सी बात है अच्छी बात है ये तो पहला गवर्नमेंट को फायदा ये होगा दूसरा देखिए बहुत बड़े पैमाने पर इंस्पेक्टर राज खत्म होगा क्योंकि इसमें एक इनबिल्ट मैकेनिज्म ही है अगर इनवॉइस जनरेट होंगे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा मत कीजिए इनवॉइस जनरेट आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा फिर आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नजर आएगी आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा आई बात समझ में और 3 महीने पर पहले जहां पर रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी अब 10 तारीख 15 तारीख और 25 तारीख महीने में 3 बार करनी पड़ती है आई बात समझ में ये इसका एक बहुत जबरदस्त एस्पेक्ट हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी होता है वो मैं आपको भी बाद में पहले चैलेंजेस में बताऊंगा बट दिस इज अ काइंड ऑफ सिस्टम जिसकी वजह से टैक्स कंप्लायंस बहुत बढ़ेगा टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करेंगे ये लोग ठीक है तो गवर्नमेंट के एंड पे ये सब हो रहा है कि टैक्स इकोनॉमी इस्टेब्लिश हो गई टैक्स कलेक्ट करने के चार्जेस रिड्यूस हो जाएंगे टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाएगा रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होगा जनता के एंड पर अगर हम देखें तो किस तरह का बेनिफिट है एकदम ट्रांसपेरेंट टैक्स है देखिए पानी की तरह अब एक बिल लीजिए कहानी खत्म उसमें सीजीएसटी लिखा होगा और एसजीएसटी लिखा होगा बस
बस 9%, 9% काउंट कर लो, खत्म कहानी। पहले क्या होता था, पहले भारत सरकार का सर्विस टैक्स 14%, उस पे कृषि कल्याण सेस 0.5%, उस पे स्वच्छ भारत अभियान सेस 0.5%। ऐसे पता नहीं कितने सेस लगते रहते थे, पता ही नहीं लगता था कुछ। और उस पे एक्साइज ड्यूटी में 8% से 24% तक एक्साइज ड्यूटी लग सकती, पता नहीं कब हो, यानी 10, कभी 12, कभी 14, कभी 15, कभी 16, कभी 18, और इसके ऊपर भी फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस उसके ऊपर लग जाना। अब इधर से 10% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस बढ़ा नहीं है, पर पहले 8% पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था 1%, अब 10% पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 1%। वो सारा ही एक नया ही तरह का कास्केडिंग, ये भी तो कैस्केडिंग है। सेस तो सबसे भयंकर कास्केडिंग होता है, क्योंकि ये उस पे लगता है जो टैक्स होता है, और बढ़ता घटता कौन है, टैक्स। टैक्स बढ़ा तो सेस भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। सो हम अगर देखें कि गवर्नमेंट ने, आपको खबर आए कि भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा ली, ये मत सोचना एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, दिमाग सेस भी बढ़ गया होना नाल ही होना। इस तरह के ये जो नौटंकीबाजी वाले कैस्केडिंग थे ना, ये सारे रिमूव हुए हैं। अब आप एक चीज देखिए, एक पर्सन है, टायर, ये टायर मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल था ना कल। आपने ये देखा, इसने कई तरह के इनपुट्स लिए थे, है ना। लेकिन अल्टीमेट एस्पेक्ट अगर हम देखें तो ये टायर वाली कंपनी चलाने के लिए इतने किसी तरह के कंपनी सेक्रेटरी की सर्विस भी ली होगी, इसने उसे अपॉइंट किया होगा, इसने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपॉइंट किया होगा, है ना, इसने मार्केटिंग टीम वाला पर्सन भी अपॉइंट किया होगा, है ना, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ भी डील करता होगा। ये सारी चीजें और ये सारे रॉ मटेरियल इनपुट, तो आप देखिए रॉ मटेरियल इनपुट्स हैं प्लस इतनी सारी सर्विसेज इनपुट हैं, अल्टीमेटली वहां से बन के निकला एक टायर। ये टायर के ऊपर क्या ये सारी ही कॉस्ट नहीं लगी हुई है, सारी ही कॉस्ट है टायर पे ही निकलेंगी, और उसका अपना प्रॉफिट भी एक टायर से निकालेगा वो सारा कुछ। एडवर्टाइजिंग एजेंसी के द्वारा जो भी सर्विसेज ली जा रही है किसी तरह से, सर्विस टैक्स केंद्र सरकार को दे दिया जाएगा। तो इसमें कई तरह के टैक्स निकल के आएंगे, कुछ एक्साइज, कुछ वैट, कुछ सर्विस, कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट। तो आप देख पा रहे हैं सेंटर का, स्टेट का, सेंटर का, स्टेट का। तो कोई सेंटर का टैक्स है, कोई स्टेट का टैक्स है, कोई सेंटर का, स्टेट का, चेन रिएक्शन में। तो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर से, तो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक आते आते मैन्युफैक्चरर पहले एक्साइज दे रहा है, सेंटर का टैक्स है, ठीक है। उसके बाद होलसेलर के पास गया, होलसेलर ने जो वैट पे किया वो स्टेट का टैक्स है। होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर इंटरस्टेट हो, दूसरे स्टेट में हो, तो उसको जो दिया उस पर क्या लिया, सैनवैट, तो वो किसका है, केंद्र का टैक्स है। तो एक सेंटर का टैक्स, एक स्टेट का, एक सेंटर का, एक स्टेट का। तो इसकी वजह से टैक्स क्रेडिट इनपुट नहीं हो पाता था, क्योंकि दो टैक्सों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी अलाउड नहीं थी। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट दो टैक्सेस के बीच में नहीं ले सकते थे, डिफरेंट डिफरेंट। इसकी वजह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना क्रिएट हो जाता था, ये एक तरह का कैस्केडिंग था, ठीक है। सो अल्टीमेटली अब ये सारे अलग अलग खत्म करके सिर्फ दो हो गए हैं, सीजीएसटी, एसटीजीएसटी, डन। अब अगर स्टेट के भी लगेंगे, क्योंकि स्टेट में भी जो डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस थे, जैसे वैट, जैसे एंटरटेनमेंट, जैसे ऑक्ट्रॉय, जैसे एडवर्टाइजमेंट, इन सारे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस में इन इटसेल्फ भी इंटरऑपरेबिलिटी नहीं थी। कई टैक्सेस में, इनमें आपस में भी कईयों में नहीं थी, और इनकी सेंटर के साथ तो थी ही नहीं। लेकिन अब ये सारे की जगह क्या हो गया, एक सिंगल एसटीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, डन, बस खत्म सारा। तो ये इंटरऑपरेबिलिटी वाली समस्या खत्म, और सेंटर के इतने सारों की जगह सीजीएसटी। तो अल्टीमेटली क्या चीज आ जाती है, इट इज अ फेयर टैक्स, इट इज अ फेयर टैक्स, बहुत ही फेयर टैक्स है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट टैक्स है ये, बहुत बड़े पैमाने पर। दूसरा, बहुत हाई लेवल पर ये क्या इंस्टॉल करता है हमारे देश में, जो आज दिन तक कभी नहीं हुआ, दैट इज टैक्स डेमोक्रेसी। टैक्स डेमोक्रेसी, ये टैक्स डेमोक्रेसी की बात करता है, कैसे,
आप एक चीज देखेंगे, जीएसटी का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जीएसटी 0 में वो चीजें जो बिल्कुल फ्रेश हैं और जो बहुत ज्यादा असेंशियल है, कच्ची चीजें और बहुत ज्यादा फ्रेश, तो जीएसटी 0 है। माने कि वो चीजें जो आम हर नागरिक सेवन करेगा, अमीर और गरीब दोनों को छोड़कर, दोनों को ही मिला करके। जीएसटी 5 में इसका थोड़ा एक रिफाइंड वर्जन आ जाएगा। अब वही फ्रेश आइटम थोड़ी थोड़ी प्रोसेस होने लग जाएंगी और थोड़ा सा प्रोसेस्ड मटेरियल इसमें है, लेकिन अभी भी वो बहुत ही कॉमनली यूज्ड आइटम्स हैं, तो उस पर जीएसटी 5 है। जीएसटी 12 में अब ये और ज्यादा पॉलिश्ड और ज्यादा रिफाइंड हो गई है एक स्टेप, ठीक है। अब ये कॉमन मैन की रीच से थोड़ा बाहर जाने लग जाएंगी। अब ये मिडिल क्लास, जैसे हम कहते हैं मिडिल क्लास की रीच में आ गई। और जीएसटी 18 में सबसे ज्यादा आइटम्स किसके अंदर लिस्टेड है? जीएसटी 18 में मेजोरिटी ऑफ द आइटम्स आर लिस्टेड अंडर जीएसटी 18, मतलब अर्बन मिडिल क्लास, माने कि अपर मिडिल क्लास। इसमें वो आइटम्स है जो अपर मिडिल क्लास, एकदम फुली रिफाइंड। और जीएसटी 28 एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बहुत ही अमीर वर्ग और जो गलत चीजें। तो आप देख पा रहे हैं पहले क्या होता था, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने क्या लेके आ गए हैं? प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जैसा, कॉर्पोरेट टैक्स जैसा। इनकम टैक्स क्या था? जिसका जितना ज्यादा इनकम वो उतना ज्यादा दे। इसमें भी वही है, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम वो उतनी ज्यादा सर्विसेज और उतनी अच्छी गुड्स कंज्यूम करे, तो उतना ज्यादा टैक्स दे। अभी यूनिफॉर्म टैक्स नहीं रहा देश में, ये तो सबसे बड़ी खासियत थी। तो आप देखेंगे इसको क्या कहा जाता है? इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स रिफॉर्म। और दूसरी लाइन आ जाती है इट इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, जबकि मैंने बढ़ाया था कि इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव। So how can we say that this is progressive tax reform? Because there are slabs. जेटली को बोला गया कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया तो स्लैब नहीं है, वो कहता बेटा हम स्लैब रखेंगे, ये प्रोग्रेसिव सिस्टम चल रहा है। बाद में समझ आ जाएगा तेरे को क्यों। क्योंकि अब अमीर से इधर से भी ज्यादा लिया जाएगा डायरेक्ट टैक्स की तरह, और गरीब पे मार ही नहीं है। देखो गरीब पे मार नहीं है, अमीर को निचोड़ेंगे इधर से और फिर उसको देंगे। ये क्या है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इनसे ज्यादा लेकर के, और मोस्टली जीएसटी 28 वाली आइटमों में ऑलमोस्ट सबके ऊपर सेस भी है, सबके ऊपर सेस भी लगा है। वो सेस क्यों लगाया गया है? 5 साल तक स्टेट गवर्नमेंटों को लॉस होना है उन्हें कंपनसेट करने के लिए, दैट इज अ कंपनसेशन सेस। आई बात समझ में? और वो किन आइटमों में? जीएसटी 28 वाली आइटमों में। तो इनको और हैवीली टैक्स किया जा रहा है। तंबाकू पे 135% टैक्स है, ठीक है। सो ये टैक्स डेमोक्रेसी को बहाल करता है देश में। आई बात समझ में? बिजनेसमैन मस्त हो गया है क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है। अब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्यों? टैक्स इनपुट क्रेडिट बड़ा मस्त होता है। एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी में देखने की जरूरत नहीं, ये ऑक्ट्रॉय था, अलग अलग से टैक्स फाइल करने पड़ते थे। अब वो सारे टैक्स अलग से फाइल नहीं करने पड़ेंगे, सारे पेपर अलग से मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। सेंटर लेवल पे भी अलग अलग से टैक्स फाइल करने पड़ते थे, वो नहीं करने पड़ेंगे। अब सिर्फ सीजीएसटी फाइल करना है, सीजीएसटी फाइल करना है। और इतना रॉबस्ट मैकेनिज्म दिया जा रहा है जीएसटी नेटवर्क के द्वारा, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क के द्वारा, बहुत ही हाई लेवल इन्फोसिस के द्वारा तैयार किए गए प्रोग्राम के थ्रू एक आईटी इनेबल्ड प्रोग्राम सर्वर दिया जा रहा है इनको, जिसके तहत सारा काम बड़े आराम से सारा का सारा जीएसटी नेटवर्क फुल्ली आईटी इनेबल्ड है। फिजिकली कख नहीं हो रहा, सब कुछ आईटी इनेबल्ड चल रहा है, याद रखना। यही इसका ड्रॉबैक भी है कि जिन स्टेटों में कई एरिया में बिजली नहीं आती और डिजिटलाइजेशन ही नहीं हुआ, वहां पे ऑफिसर चाहेंगे तो भी काम नहीं कर पाने, फिर क्या करोगे? नेगेटिव में है, पॉजिटिव कर रहे हैं अभी हम। तो ये सब हो गया, तो बिजनेसमैन भी खुश है। बिजनेसमैन का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, समझाऊंगा कैसे। एक्सपोर्ट हमारा अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता हो जाएगा, प्रोसेस में समझा दूंगा। अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि जब कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो गया तो मैन्युफैक्चरर और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, देन होलसेलर, देन रिटेलर के लिए चीज सस्ती हो गई। चीज सस्ती हो गई तो नो डाउट कि इसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन फॉल करेगा सरकार का। किस वे में? टैक्स रेट कम जो है, टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ेगा। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा क्योंकि टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा। आपने टैक्स कम कर दिए हैं, जैसे कैस्केडिंग इफेक्ट फुली रिमूव कर दिया है, तो अल्टीमेट क्या होगा कि किसी ना किसी लेवल पर आपको ऐसा लग सकता है कि टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, जैसा वैट के समय में भी लगा था, लेकिन अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ जाएगा बहुत बड़े पैमाने पर। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा कंज्यूम होंगी। क्यों? उनकी कीमतें कम हो जाएंगी और कीमतें कम होने की वजह से वो अब ज्यादा बिकेंगी।
आई बात समझ में? अभी तक आटा और बाकी चीजों पर भी टैक्स लग रहा था, फूड ग्रेन्स इन चीजों पर, अब वो नहीं लग रहा है, तो वो सस्ती हो जाएंगी चीजें पहले के मुकाबले। तो इसकी वजह से जब चीजों का सेल बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उस सेल का बेनिफिट फिर किसको मिलेगा? जो उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लगे हुए हैं लोग, और अल्टीमेटली उनकी इनकमें जब बढ़ेंगी तो कैपिटल गेन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, और उसके थ्रू फायदा किसको होगा? देश की सरकार को, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और लगेंगे और ग्रोथ और होगी, जीडीपी ग्रो करेगी। ऐसा अनुमान है कि 2% से जीडीपी बढ़ जाएगी, ऐसा कहा जाता है, 2% जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल इन ऑल जीएसटी इज अ गुड डील, वन नेशन वन टैक्स। बट इसका क्रिटिसिज्म होता है कि दिस इज नॉट वन नेशन वन टैक्स। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो वन टैक्स, देयर आर 5 स्लैब्स। हाउ कैन यू से दैट वन टैक्स? ऐसा वो बोलते हैं जो दुखी हैं। बट दिस इज वन नेशन वन टैक्स बिकॉज दैट इज ओनली वन जीएसटी, नो अदर टैक्सेस। ओके, तो हमने ये कंसेप्ट को फॉलो किया। हमने क्या किया? हमने अपनी सोवरेनिटी को पूल इन किया। अरुण जेटली एक बयान दे रहे थे और उसमें कहा कि वी हैव पूल्ड आवर सोवरेनिटी, माने केंद्र के कुछ टैक्स थे जैसे सर्विस टैक्स, केंद्र की अनुमति थी, कोई और नहीं ले सकता था। केंद्र ने अपनी वो एकाधिकार, अपनी संप्रभुता को दान दिया उस एक प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म को। स्टेट गवर्नमेंट वैट के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना वो वैट का एक्सक्लूसिव राइट दान दिया। दोनों ने अपने यज्ञ में दान दिए, अपनी अपनी सोवरेनिटी को पूल इन किया, तो एक नया कुंड निकल के आया यज्ञ में से। वो अमृत का कलश क्या है? जीएसटी। तो इसलिए एक वर्ड यूज होता है कि सोवरेनिटी पूल इन हुई है, दोनों ने अपनी अपनी सोवरेनिटी पूल इन की है, क्योंकि कुछ कुछ टैक्सेस में दोनों का एक्सक्लूसिव राइट था और अब उन टैक्सेस पे दोनों का राइट है। बात समझ में आई? कुछ कुछ टैक्सेस पे दोनों का एक्सक्लूसिव राइट था और अब उन टैक्सेस पे दोनों का ही राइट है, तो सोवरेनिटी पूल इन हो गई ना, इसका लाभ मिलेगा दोनों को। और ऐसा कहा जाता है अरुण जेटली के द्वारा कि जीएसटी काउंसिल इज द फर्स्ट फेडरल इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट फेडरल इंस्टीट्यूशन। क्यों?